प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। सबसे पहले तो दो खबरें देखिए छोटी छोटी। शहबाज शरीफ साहब, एक खबर तो यह कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस महीने IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, इसकी उन्हें उम्मीद है। और दूसरी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो कमर कस लेंगे। और इसके साथ मिलाकर अगर आप एक दो और खबरें देख लें तो एक खबर यह है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 14 जून को हो रहा है। 14 जून तक शेड्यूल हुआ है और उसमें पाकिस्तान का जो मामला है वो ज़ेर गौर नहीं है, वो उसके एजेंडे में शामिल नहीं है। और इसके साथ साथ खबर यह है कि इस 14 जून से पहले ही पाकिस्तान का बजट आ चुका होगा जो IMF की शराइत के मुताबिक नहीं होगा। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब IMF की शराइत पूरी होने का कोई इम्कान नहीं है और 14 जून तक शेड्यूल जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है उसमें पाकिस्तान का मामला ज़ेर बहस नहीं है और IMF की शराइत पूरी होने नहीं जा रही है में, तो ये जून में ये जो 9th रिव्यू होना है इसमें शहबाज शरीफ साहब की होप्स की बुनियाद क्या है, उम्मीद किस बुनियाद पर है, बुनियादी सवाल यह है। और फिर इसी से जुड़ा हुआ जो उनका दूसरा स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि अगर ना हुआ तो फिर कमर कस लेंगे। तो कमर कसने से क्या मुराद है, यह बड़ा अहम सवाल है कि इससे क्या मुराद है, कौन कमर कसेगा, अवाम कसेंगे, हुकूमत कसेगी और कमर कैसे कसेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, एक साल के अंदर, ये आपके लिए फिगर शायद बड़ी हैरत का बाइस हो कि पिछले एक साल के अंदर जो कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 14,900 अरब रुपए के नए कर्जे लिए गए हैं। यानी जो पिछले एक साल में जो कर्जों में इजाफा है वो तकरीबन 15,000 अरब रुपए का है। और अगर आप इसका कंपैरिजन करके देखें तो अप्रैल 2022 तक जो मुल्क के ऊपर मजमूई जो कर्जे थे वो 43,705 अरब के थे और अप्रैल 2023 में मजमूई कर्जों का जो हजम है वो 58,000 अरब रुपये हो गया है और एक साल में मजमूई मुल्की कर्जों में 34% का इजाफा पिछले एक साल में इस हुकूमत के दौरान हुआ है, 34% का इजाफा। तो ये कर्जे जो लिए गए हैं ये कैसे अदा होंगे और आपके लिए ये भी बात तशवीश का बायस होगी कि जो बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 28 अरब डॉलर की ज़रूरत है और पाकिस्तान के पास इस वक्त 4 अरब डॉलर मौजूद हैं। कैसे होगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे जो 28 अरब डॉलर हमने अदा करने हैं अगले एक साल में। और फिर टैक्स कलेक्शन के अहदाफ जो तय होने जा रहे हैं, जो IMF की शराइत हैं, जो पाकिस्तान रखना चाह रहा है, जो पिछले साल के अहदाफ हैं, उसको देखते हुए अंदाज़ा होता है कि जो टैक्सेस की भरमार है पाकिस्तानियों पर वो होने जा रही है। तो इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं क्योंकि बजट आने वाला है, क्या होने जा रहा है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुश आमदीद। आमिर ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार। प्रोग्राम में खुर्रम शहजाद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, अशफाक तोला साहब भी आगे जाके हमें ज्वाइन करेंगे, वज़ीर मुमलिकत हैं। उनसे भी ज़रा हम राय जानेंगे कि वो क्या देख रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कैसे सारा कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन राना एहसान अफजल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, ये अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो कमर कस लेंगे, ये कमर कसने से क्या मुराद है? देखिए, मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद क्यों है, क्योंकि हम समझते हैं कि 9th रिव्यू की जो शराइत थी वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। हम समझते हैं कि जो ओवरऑल एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो प्रायर एक्शंस हमने करने थे IMF के वो हमने मुकम्मल किए। जो एक्सटर्नल गैप था वो भी हमने करंट अकाउंट सरप्लस क्रिएट किया। फिस्कल डिसिप्लिन भी पिछले साल के कंपैरिजन में बेहतर है। 8% जो है GDP का फिस्कल डेफिसिट था जो कि इस साल कम हुआ है। तो फंडामेंटल, लेकिन चूंकि बार बार बात हो रही है कि हमने IMF की शराइत को पूरा कर दिया है राना साहब, लेकिन जब आप कहते हैं कि हमने तमाम शराइत को पूरा कर दिया है IMF की, तो उसमें एक शर्त उनकी ये थी कि जनाब आप अपने 6 अरब डॉलर को पहले मैनेज कीजिए, दोस्त ममालिक से फिर हमारे पास आइए। वो तो मैनेज नहीं हो सका, 3 अरब डॉलर के सिर्फ वादे हुए हैं, तो IMF की ये शर्त तो पूरी नहीं हुई। फिर IMF की शराइत में है कि आप 9800 अरब रुपए के टैक्स कलेक्शन के अहदाफ को मुकर्रर करें, वो आपने नहीं किया। बजट को उनके हम आहंग बनाना था, वो अगर शराइत पूरी होती तो ये रिव्यू हो जाता। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये शराइत तो पूरी नहीं हुई। देखें, ये 9th रिव्यू का ये हिस्सा नहीं था। 9th रिव्यू जो है वो जुलाई से सितंबर तक का होता है और वो मुकम्मल होना चाहिए। तो इसी बुनियाद पे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो पुरुमीद हैं कि 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा। अगर ना हुआ, तो आपका सवाल था कि अगर ना हुआ तो फिर क्या। देखिए, नवंबर से लेके अब तक हमें IMF से कोई फंड्स जो हैं वो नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद हमने सस्टेन किया है, हमने सर्वाइव किया है और हमने एक करंट अकाउंट सरप्लस की सिचुएशन में हम लेके आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इंपोर्ट कंप्रेशन हुई है जो कि ग्रोथ रेट के लिए जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन यही वो कमर कसने वाली बात है जो हम नवंबर से अब तक करते आए हैं।
देखिए, आगे बढ़ने के लिए मैंने आपके प्रोग्राम में शायद पहले भी कहा था कि हम अपने नंबर्स शेयर कर रहे हैं इस बजट के सिलसिले में IMF के साथ। और दूसरा, वजीर आजम साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब ने IMF के हेड से ये बात की है कि पाकिस्तान की हुकूमत समझती है और इसको ज़रूरत समझती है कि हमने अगले फाइनेंशियल ईयर में, ये जो जुलाई 1 से शुरू होगा, हमने एक 24वें IMF के प्रोग्राम में जाना है। तो हमें इस डायरेक्शन का तयन है। और ये जो बजट है, अगर बिल्कुल 100% नहीं तो IMF के फ्रेमवर्क के अंदर ही उसी फ्रेमवर्क के अंदर ही बनाया जा रहा है। देखें, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी है तो वो भी हमने फुलफिल की, फिस्कल डिसिप्लिन को भी हमने एनहांस किया, हमने करंट अकाउंट सरप्लस भी क्रिएट किया। और ये आप ये देखें कि जहां पिछले साल अप्रैल तक 13.5-14 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो चुका था, वहीं हम 3.5 अरब डॉलर के ऊपर खड़े। तो 11 अरब डॉलर से तो सिर्फ जुलाई टू अप्रैल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंप्रूव किया गया है, विच इज मैसिव। तो बेशक हालात मुश्किल हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात में जो हकायक हैं उनको ये जो आपने बातें की हैं और आप भी कह रहे हैं कि ये जो शराइत हैं ये 9th रिव्यू का हिस्सा नहीं थी, मैं आज आप, लेकिन हमारे सामने वो तमाम चीजें जो इस IMF के इस प्रोग्राम के रिवाइव होने की राह में रुकावट हैं, वो मैं आपके सामने रखा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये इसका हिस्सा नहीं है। मैं हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद है, मैं उनके सामने रख देता हूँ। खुर्रम साहब, क्या पाकिस्तान ने IMF की तरह तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, और अगर कर दी हैं तो क्यों IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो पा रहा? जी देखिए, अपैरेंटली जो अवाम के साथ जो आवाम से रिलेटेड शराइत थी वो तो काफी हद तक की हैं पूरी, लेकिन इशू ये रहा है ना, बीच में ट्रस्ट का बड़ा डेफिसिट हो गया है, क्योंकि एक तरफ आप ऑयल प्राइसेस कट कर देते हैं और इतनी नीचे नहीं जाती इंटरनेशनल मार्केट में जितना आप कट दे देते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी मैं बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों वाले और छोटी गाड़ियों से मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी दिलाऊंगा और क्रॉस सब्सिडी होगी। फिर उसके बाद आप इम्पोर्ट्स पर फिर वही प्रेशर आता है, फिर इम्पोर्ट्स आप आर्बिट्रेरली बंद कर देते हैं, रोक देते हैं आप, और फिर पाकिस्तानी रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें IMF एक तरफ कहता है कि जी आप कंडीशन इनको खोलें, सब चीजों को मार्केट बेस करें, दूसरी तरफ आप बिट्स एंड पीसेस का करते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि फुल हार्टेड अप्रोच नहीं नजर आती, नंबर 1। सेकेंडली, IMF कहता है कि जी 6 अरब डॉलर आपको चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम आया है, यानी कि गिर गया है, सरप्लस उसमें ज्यादा आया है, तो हमें इतने पैसे इतने नहीं चाहिए, हमने 3 अरब डॉलर अरेंज कर लिए। जब आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेंगे उसके बाद हमें मजीद 3 अरब डॉलर मिल जाएंगे, जो कि सही बात है। लेकिन IMF कहता नहीं, 6 अरब डॉलर आपको चाहिए, क्योंकि आप जबरदस्ती इम्पोर्ट रोकती हुई है, जबरदस्ती PKR को रोका हुआ है, पाक रुपी को, अदरवाइज आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो 6 बिलियन होता। तो देखिए, ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है ना, ये आपको हैंडल करनी है, यही मसला है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है दुनिया में। खुर्रम साहब, आपको लगता नहीं है कि हुकूमत ने ज़हन बना लिया है कि हमने अपने टेन्योर में, यानी अगस्त की बात हो रही है, तो अगस्त में तो जाहिर है दूसरी एक अबूरी हुकूमत आ जाएगी, निगरान हुकूमत आ जाएगी, हुकूमत ने जहन बना लिया कि हम अभी इस हुकूमत के खात्मे पर IMF प्रोग्राम में नहीं जा रहे? आपको ऐसा लग रहा है? जी, अभी तो मेरे ख्याल में एक खबर आ जाइए कि एक्सटेंशन की बात हुई है और रिव्यू को जो है थोड़ा एक्सटेंड करने की बात हुई है। 3 रिव्यूज बाकी हैं, 3 रिव्यूज को एक्सटेंड करने की बात हो रही है। मेरे ख्याल में ये सही अप्रोच होगी कि एक्सटेंड किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप जो है नए प्रोग्राम में चले जाएं या 3 महीने में जो है बहुत कुछ कर लें, लेकिन ये हो सकता है कि 3 रिव्यूज अगले 3 महीने में, जब तक गवर्नमेंट रिटायरिंग गवर्नमेंट से पहले तक का जो इनका टेन्योर है उसमें किया जा सकता है, और बहुत तोड़ मेहनत होनी चाहिए ये करने में, क्योंकि एक स्टेबलाइज पाकिस्तान को देके जाना इंटरिम गवर्नमेंट को ज्यादा बेहतर होगा बनस्बत इसके के एक डिस्टेबलाइज पाकिस्तान हो और इस्लामिकली वर्नेरेबल। बिल्कुल सही है। अभी मैं मार्केट्स बंद होने की बात कर रहा था, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए ये आमिर ज़िया साहब बहुत अच्छा एक कदम है कि आप 8 बजे मार्केट्स बंद करें, लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस रुए ज़मीन पर कोई ऐसा है जो इस फैसले को इम्प्लीमेंट भी करा सके? असद, आपने भी कहते ना शुरू के कलमात में फरमाया था कि कई हुकूमतों की ख्वाहिश रही और कई मरतबा इस चीज़ का ऐलान हुआ कि जी हम लोगों को तवानाई बचाना है और डे लाइट आवर्स जो हैं उनको हमें इस्तेमाल करना है, ज़रा से जल्दी खुलें, हम अपने दफातर को, अपने ऑफिस को, तिजारती मराकिज़ हैं खोलें और जल्दी बंद करें। अच्छा, दुनिया भर में जितने मुल्क हैं वहाँ पर यही चीज़ होती है। तो मैं असूली तौर पर समझता हूँ कि खुशाइंद कदम है अगर ये जो ऐलान किया गया, लेकिन फिर वहीं पर जो खौफ आता है कि क्या इसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। माजी का
ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमें बड़ा उसमें एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है। ये हुकूमत क्योंकि इस वक्त बहुत गैर मकबूल है, क्योंकि यहाँ पे माशी चैलेंजेस इतने ज्यादा रहे इसके लिए और लोग बहुत नाराज हैं, तो उसमें अगर क्या इसमें ये जुर्रत होगी कि वो शटर पावर के खिलाफ खड़े होकर, जबकि हमें पता है कि नून लीग का मकबूलियत की एक बहुत बड़ी वजह है, जो मकबूलियत है उसकी सपोर्ट बेस, मकबूलियत तो नहीं कहूंगा, सपोर्ट बेस में शटर पावर का बहुत बड़ा एक हिस्सा है कि जो दुकानदार हैं और फला हैं वो तो उनको क्या नाराज करने का ये लोग काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कराची के वो बिजनेसमैन हो या दुकानदार हो या लाहौर के हो या किसी और भी शहर के, वो इस चीज पे बड़ी मज़ाहमत करते हैं। तो एक अब देखना ये कि किस हद तक जाते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जो IMF के प्रोग्राम के वाले से असद आप लोग बात कर रहे थे, बात ये होती कि पैकेजिंग की बात होती है। अब हम वक्तन फवक्तन जो साहबदार साहब के गुफ्तगू सुनते हैं और जो वो लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं IMF के लिए, अभी मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि जी IMF कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला, IMF कौन होता है कि हमें बताए कि हमारा जो है कहते हैं एक्सचेंज रेट क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो ये आप एक गलत पैगाम दे रहे होते हैं। या तो आप कह लें कि हमें नहीं जाना, लेकिन अगर आपको जाना है तो आपको नंबर एक के बाद जो है एक तो सलीके से करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक अंदाज में करनी चाहिए। फोरम्स होते हैं जगह नहीं, उन्होंने कहा था कि हम तरले मिन्नतें नहीं करेंगे। आप जो IMF का नहीं, अब ये तो देखिए ना, कोई मौला जट की फिल्म तो है नहीं कि तरले मिनते की बात नहीं होती। वो भी नहीं कहते कि आप तरले मिनते करें, वो ये कहते हैं कि असूली तौर पे ये हमारा सेट ऑफ कंडीशंस है, अगर आप इसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो बिस्मिल्लाह आप आ जाएं, मतलब कर्जा दे देंगे आपको, क्योंकि है वो कहते हैं ना IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो वो उनको देना भी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जनाब आप उन शराइत को असूली तौर पे माने लेकिन फिर उन पर अमल दरामद ना करें, उसकी वायलेशन करना शुरू कर दें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो वायलेशन होती आ रही है। एक जमाना था जो पिछला दौर हुकूमत था नून लीग का, उसमें हमें धड़ाधड़ वेवर मिल रहे थे। हम लोग उस वक्त भी अपनी शराइत पूरी नहीं कर रहे थे, लेकिन उस वक्त जियो पोलिटिकल हालात दूसरे थे, अमेरिका अफगानिस्तान में था, जरूरत थी हमारी, तो वो वहां पर जरा सा एक बिनाइन उनका एटीट्यूड हुआ करता था। आज वो सूरत हाल नहीं है। फिर पाकिस्तान ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब कर लिया है। आप ये जो फरमा रहे हैं कि जी $4 बिलियन की रिजर्व्स हैं, अगले माली साल में कोई $25 बिलियन कम अज कम आपने देने, तो कैसे देंगे? उसका एक ही तरीका है कि अगर आपको रीस्केड्यूल भी कराना है तब भी आपको IMF की अम्ब्रेला या छतरी की जरूरत होगी। जब IMF की छतरी मिल जाएगी तो हमें दीगर बायलैटरल मल्टीलैटरल जो डोनर हैं या लेंडर्स हैं वो अपने मतलब है ताला खोलेंगे और हमें वो पैसे मिलने शुरू होंगे। तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। और अभी क्योंकि जो खदशा है, बहुत बड़ा खदशा है ये कि एक क्योंकि इलेक्शन का साल है, इलेक्शन की वजह से ये लोग एक एक्सपेंशनरी बजट देंगे जिसकी सारी इंडिकेशंस हैं। आपको नजर आ रहा है जो फिगर्स आए कि जी ये ज़र अनाज सब्सिडीज जो है अच्छी खासी रख रहे हैं, जबकि सब्सिडीज को खात्मा बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को, वो कहते हैं कि जी फला, हालांकि वो बहुत पैसे बना रहे होते हैं, मतलब है चाहे वो फर्टिलाइजर के हों हमारे कि जी फर्टिलाइजर पे आप गैस सस्ती दें हमें, और उसके बाद मतलब है ये नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल प्राइस कुछ और है, आप यहाँ पे सस्ता देना शुरू कर दें। तो ज़र अनाज का खात्मा आपको जरूरी है, आपको एक्सचेंज रेट मार्केट ओरिएंटेड करना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन से अगर आपको लड़ना है तो उसके लिए इक़दाम बहुत जरूरी है। तो एक बहुत बड़ा आपके ऊपर वो है। मुझे खदशा इस बात का कि अगर एक्सपेंशनरी बजट दिया जो कि ये दे रहे हैं, बिजनेस फ्रेंडली बजट दिया जो ये दे रहे हैं, तो उसके नतीजे में केयरटेकर और अगली हुकूमत के लिए आप इतना बड़ा गड्ढा खोद के जाएंगे। और उसके बाद अगला जब IMF प्रोग्राम आप जब भी डील करते हैं तो अभी हम लोग कर रहे हैं, चीख रहे हैं, तो हमारी चीखें और ज्यादा बुलंद होंगी। ठीक है, हमें जो वो शराइत होंगी, सही है, बिल्कुल सही है। आमिर साहब जो आप कर्जों की बात कर रहे हैं, देखो आखिरी जुमला मुझे कह दें, और अभी कुछ देखिए ना, हमारा जितना रेवेन्यू कलेक्शन है वो सारा का सारा जा रहा है जनाब, हम NFC में दे देते हैं और कर्जों की अदायगी में दे देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट चलाने के लिए, तरक्याती काम के लिए, दिफा के लिए हमको कर्ज की महंगी की जरूरत होती है। तो भाई कैसे चलेगा ये मुल्क? आपका दिफा, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इस वक्त इकोनॉमी नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। तो मुझे नहीं पता कि इनके जहन में मतलब जो पॉलिसीज आते हैं किस तरह से सोच रहे हैं, और ऊपर से मुल्क में सियासी खलफिशार है। आपको सियासी खलफिशार दूर करना पड़ेगा, पहला कदम तो ये है, लेकिन वो बजाय कम होने के बढ़ता नजर आ रहे हैं हमें। तो हालात बहुत मखदूश हैं और खतरनाक हैं जनाब असद साहब। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। ये जो हमने एक साल में रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं जिसकी मैं बात करते हैं, इस पर मैं आता हूँ खुर्रम शहजाद साहब से भी सवाल करता हूँ, राना साहब से भी। लेकिन उससे पहले जो मैंने मार्केट्स बंद करने की बात की थी, मैं उस पर एक सवाल राना एहसान साहब के सामने रखना चाहता हूँ। राना साहब ये बताएं कि हम हर 2, 4, 6 महीने के बाद मार्केटें जल्दी बंद करने का जो ऐलान करते हैं, ये ऐलान करके हम क्या हासिल करते हैं?
नहीं देखें, पिछली दफा जब ये अनाउंस हुआ तो मेरा तो ख्याल था कि ये जल्दी अनाउंस हो जाना चाहिए। मैंने इसको पुश भी किया जिस हद तक मैं कर सकता था कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाना है। लेकिन फिर उस वक्त पीटीआई की हुकूमतें थी सूबे में, उन्होंने आउटलाइट उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर प्राइस इंक्रीज, हम पेट्रोल की और डीजल की प्राइस इंक्रीज पे गए और जहां से डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई और जो फॉरेन रिजर्व्स हमने बचाने थे वो हमने बचा लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन तब भी होनी चाहिए थी, तब नहीं हुई तो ये वीकनेस थी हुकूमत की। लेकिन क्या अब दोबारा अनाउंस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा देखें, उस वक्त ना होने की ये भी वजह थी कि जो सियासी माहौल इमरान खान ने एक तबाहकुन माहौल बनाया हुआ था सियासी पोलराइजेशन का और सियासी पॉइंट स्कोरिंग का, मैं समझता हूं वो अब किसी हद तक बेहतर हुआ है। और अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी चंद दिनों में तो नजर आ रही है कि ना कोई धरने, ना कोई जो है सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं, ना कोई जलाओ घिराव हो रहा है पिछले चंद हफ्तों से। इस वक्त आपको तो मैं समझता हूं कि आगे जो है वो स्टेबल लग रहा है राणा साहब। मैं समझता हूं कि देखिए इमरान खान ने जो इंतशार, नहीं मैं सुन ले, इमरान खान ने जो इंतशार की एक हद जो करनी थी वो 9 मई में हमने देख लिया। अब उसके बाद जो है वो चीजें जो हैं ऑब्वियसली वो जो उन्होंने किया, उनकी पार्टी ने जो किया, जो उनके मेंबर्स ने किया, सबको अब उनको अकाउंटेबल तो होना होगा। और वही एक देख लें IMF को खत लिखना, उसके बाद लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की तकर्री पे करना, जाली बयानियां बनाना आलमी साजिश का, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान ने की और उसकी जमात ने की, जो अब इस वक्त जेर एताब है अपनी हरकतों की वजह से, जो उन्होंने 9 मई को कल्मिनेशन हुई। अब इस वक्त मुल्क जो है पॉलिटिकली एक स्टेबल कंट्री है और सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो चुका है, और इसीलिए इस वक्त सारी चीजें, इकोनॉमी और बाकी चीजें ठीक हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, कारोबार चल पड़ना चाहिए, मार्केट स्टेबल हो जानी चाहिए, क्योंकि अब जाहिर है मुल्क स्टेबल हो चुका है पॉलिटिकली। देखें, जो चैलेंजेस हैं वो तो बेइंतहा हैं। आप एक एक्सट्रीम इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, एक बहुत ही एक्सट्रीम मॉनेटरी पॉलिसी है, आपको फिस्कल टाइटनिंग की जरूरत है, दुनिया के अंदर रिसेशन है, मुश्किल हालात हैं, तो वो सारा कुछ तो बेहतर नहीं होने लगा। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पहले आती है, फिर चीजें बेहतर होती हैं। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इमरान खान ने जानते बूझते जो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसको और खाई में फेंकने की 11 महीने कोशिश की, अब डेफिनेटली जो उसका जो कह लें क्लाइमैक्स था 9 मई को, उसके अंदर वो अब ही इज बीइंग, इनकी पार्टी जमात को उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ रहा है। चलिए, ठीक हो रहा है। आपको लगता है कि आज तक ये जो 8 बजे मार्केट्स बंद करने का प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हो सका था, अब हो जाएगा, क्योंकि अब चीजें बड़ी डिफरेंट हैं और अब जो है वो आपके सियासी हरीफ इस वक्त मैदान में नहीं है, ये आपको लगता है? अच्छा, अब मैं ज़रा जो कर्ज़ों वाला मामला है उस पर खुर्रम शहजाद साहब आप रोशनी डालिएगा, क्योंकि अब स्टोरी ये है आज की कि 1 साल में रिकॉर्ड कर्जा लिया गया है और ये 15,000 अरब रुपए का कर्जा है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ये 1 साल में जो मुल्क में कर्ज़ों में इजाफा हुआ है, यानी मजमूई कर्जा अप्रैल 2022 तक जो था वो 43,705 अरब रुपए का था, और अब अप्रैल 2023 तक ये कर्जा जो है वो मजमूई कर्जों का हजम 58,000 पर चला गया, यानी 43,000 से 58,000 पर, और ये मुल्की कर्ज का 34% इजाफा बनता है 1 साल के अंदर। आप कैसे देखते हैं इसको खुर्रम शहजाद साहब, इन फिगर्स को? अच्छा जी, देखिए, पहले तो बात यह है कि इसको एब्सोल्यूट टर्म में कर्जे को देखना बिल्कुल ठीक नहीं होता। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी इदारा हो, जो इस तरह से देखता है कि इतने हज़ार अरब हो गए तो वो ठीक नहीं है। एक्चुअली इसको मईशत के तनासब में देखना चाहिए, यानी कि अगर GDP का परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि आपकी मईशत इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से कर्जा बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम है। लेकिन उसको आप देखेंगे उसी तनासब में, इसे कहते हैं परसेंटेज ऑफ GDP या GDP का तनासब। मिसाल के तौर पे अगर GDP आपकी 300 बिलियन है और कर्जा आपका 100 बिलियन है, तो आपका तकरीबन 33% आपका जो है वो उसका कर्जा हो गया। फॉरेन डेट की मैं बात करता हूँ अगर लेट से, और अगर GDP आपकी 1 साल में 500 बिलियन हो जाती है और कर्जा लेट से 130 अरब होता है, 140 अरब होता है, तो ये एक्चुअली बेहतर है, क्योंकि उस कर्जे का सही इस्तेमाल हो रहा है और उससे GDP पे फर्क पड़ रहा है। तो ये कहना कि पिछले 1 साल में इतना कर्जा बढ़ गया है, मैं उस वक्त तक उसको नहीं देख सकता जब तक। लेकिन इस हमारे सूरत हाल में जब GDP ग्रोथ भी नीचे गई है और
जी, मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, मैं साइज की बात कर रहा हूँ। अगर 10,000 अरब का कर्जा है तो 80,000 अरब की GDP हो, मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कर्जा आइसोलेशन में देखना गलत है, लेकिन ठीक बात यह है कि कर्जा लेना और लेते जाना और उसका इस्तेमाल सही ना करना डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी क्रिएट नहीं हो रही वापस से ग्रो करने की और ग्रो करके अपने कर्जे वापस देने की। कर्जा आप इसलिए लेते हैं कि अपनी आवाम पे लगाएं, बेहतर चीज़ों पे लगाएं, ताकि आप आवाम की कैपेसिटी क्रिएट करें कि वो कमा के वापस कर सकें कर्जा। वो आप क्रिएट नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा इशू है, डेफिनेटली एक रिफॉर्म चाहिए इसके लिए। वो इतने आसान आराम से नहीं होगा जितना हम समझ रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए। कौन करेगा? ये पॉलिसी मेकर्स ही करेंगे, जो भी आपके गवर्नमेंट में होते हैं उन्हीं का काम है ये करना बहुत जरूरी है। रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं इसको, रीप्रोफाइलिंग कहते हैं कि कर्जों की मद आगे बढ़ा दें या उनमें उनके जो कर्जों की सूद की अदायगी है उनको थोड़ा सा आगे कर दें। ये आपको दोनों, बैरूनी और अंदरूनी दोनों करना पड़ेगा, और ये नहीं किया और IMF भी आपसे ये करवाएगा। ये मैं आपको बता दूं, IMF के प्रोग्राम में आप जाएंगे वो आपसे करवाएगा। इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये आप कैपेसिटी नहीं है आपके पास। 4-5 अरब डॉलर के आपके रिजर्व्स हैं और आपको कोई 50 अरब डॉलर अगले 2 साल में रीपे करना है। कहाँ से पे करेंगे? 10 गुना उसको ज़्यादा रीपे करना है। जब तक 10 गुना GDP नहीं बढ़ेगी वो 10 गुना कैसे होगा? 10 गुना GDP बढ़ नहीं सकती आपकी 2 साल में। लेकिन उसके लिए रिफॉर्म्स तो किए जा सकते हैं ना, एटलीस्ट कि आप कर्जों की अदायगियाँ भी उनके साथ डिस्कस करें, अपने जो लेंडर्स हैं आपके उनके साथ, और इंटरनली अपने फिस्कल्स को ठीक करें, अपने एक्सपेंडिचर्स को ठीक करें। जो टैक्सेस लेते हैं सही जगह से लें, जहाँ उनको लगाना है वहाँ लगाएं। ये अपना बैलेंस ठीक नहीं करेंगे, आपकी कोई चीज़ काबू में नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। ये रियलाइज कर लेना चाहिए कमिटमेंट के साथ। सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम आइंदा बजट के भी खद्दोखाल पे थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करते हैं कि टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो 9200 अरब या 9800 अरब, अगर IMF की बात माने तो 9800 अरब, अगर हुकूमत पे जाएं तो जो है वो ये 9200 अरब है। लेकिन पिछली मरतबा जो 7400 अरब का टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा गया था, हम उसको भी पूरा नहीं कर सके और वो कहीं इस वक्त 5600 के करीब फिर रहा है। तो क्या हम ये रियलिस्टिक अप्रोच होगी इतना कर्जा, इतना टारगेट रखना? और अगर हम ये रखते हैं तो क्या अवाम में सकत है इसको अदा करने की, टैक्स नेट में मजीद लोगों को शामिल किए बगैर? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 15,000 अरब के एक साल में कर्जे लिए गए हैं। राना एहसान अफजल साहब, इसको हम चलें आइसोलेशन में ना भी देखें और इसको पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी ग्रोथ के साथ मिलाकर देखें, तो भी एक साल में पिछले नए हमें इकॉनमी में ग्रोथ नज़र आ रही है, ना हमें कोई कारोबार चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये कर्जे किस मकसद के लिए लिए गए, कहाँ गए और इससे क्या फ़ायदा हासिल किया गया? देखिए, इसकी बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट आपके सामने है। IMF की शराइत, जो IMF का मुआहदा PTI करके गई, उसको पूरा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर देखे कि उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट या पॉलिटिकल कैपिटल हमें क्या जो है वो लूज करना पड़ रहा है। तो एक तो पॉलिसी रेट जो है उसका इम्पैक्ट है, फिर आपकी रुपए की डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। तो ये चीज़ें जो हैं उसमें इजाफा हुआ है, ये जो कर्जों की आपने जो है वो बात की है। सही है। नहीं तो चलिए बिल्कुल ठीक है, ये तो हो गया। मगर सर अब ये देखें ना, हमारे मजमूई कर्जे में तो इजाफा हो गया 34% का और ये 58,000 पे पहुंच गए हैं। ये मेरा सवाल ये है कि अब इसको मैनेज कैसे किया जाएगा आइंदा? और फिर इससे चलें, इसके साथ मैं एक और सवाल मिला देता हूँ, और वो सवाल ये है कि जो हमने बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है वो एक साल में 25 अरब रुपये कम अज़ कम हमने अदा कर, 25 अरब डॉलर कम अज़ कम हमने अदा कर रहे हैं। कैसे होगा ये? देखिए, उसी के लिए तो हमने जो सारा कुछ किया है, जो हमने प्रायर एक्शंस मुकम्मल किए IMF के, आज भी PDL के अंदर हमने कोई कमी नहीं की। जो एज पर टारगेट हम चल रहे हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में इंक्रीज किया है, गैस टैरिफ्स हमने रिवाइज किए हैं, हमने मिनी बजट हम जो लेके आए हैं वो सारे इकदामात इसलिए किए हैं कि हमें पता है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस का है। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने IMF के हेड को इस चीज़ से एग्री किया है कि पाकिस्तान नीड्स ए 24th IMF प्रोग्राम। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह अभी आपने शुरू में कहा कि हम तो उम्मीद रखते हैं कि 30 जून तक जो है ये 9th रिव्यू हो, और अगर वो नहीं होता तो फिर एक्सटेंशन
के लिए भी जो है वो पाकिस्तान तैयार होगा। तो हम तो कतई तौर पे इस प्रोग्राम से बाहर नहीं निकल रहे और आगे हम समझते हैं कि ये जो नजदीक का मुस्तकबिल है शॉर्ट टर्म के अंदर, वी हैव टू बी इन एन IMF प्रोग्राम। तो यही वजूहात हैं कि हम लोग देखें, आपने टैक्स कलेक्शन की कमी की बात की, तो हमने देखना था जो बड़ा ईवल है, बड़ा ईवल ये था कि आपके रिजर्व्स को हमने संभालना है। उन रिजर्व्स को संभालने के लिए इंपोर्ट कंप्रेशन की गई, आपने ग्रोथ रेट गिरता हुआ देखा, जिसकी वजह से आपको जो है वो टैक्स कलेक्शन में भी कमी वाक़ई हुई। तो हम तो हर लिहाज से जो है वो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां IMF का हम समझते थे कि ये रिव्यू पहले ही हो जाना चाहिए था, वहां अंडे मुर्गी वाला मसला था कि आप पहले फ्रेंडली से ले आएं और फ्रेंडलीज कह रहे हैं कि आप IMF को जो है वो पहले वो ले आएं। तो हमने तो फिर इतनी सादा सी बात आप IMF को समझा नहीं सके। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, क्या आप हमारी बात पे यकीन करें, आप पहले पैसे दें, हमारे दोस्त ममालिक से मिल जाएंगे हमें, या आप उनको इतनी सी बात समझा नहीं सके? लेकिन हम नहीं, लेकिन हम डिट्रैक्ट नहीं हुए, आज भी हम फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर हैं। हमारा जो प्राइमरी बैलेंस है वो बेहतर होगा पिछले साल से। जो फिस्कल डेफिसिट था 8% GDP का, उससे बेहतर होगा इस साल पे। हम तो हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं और अभी भी मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि वी आर इन कॉन्टैक्ट विद IMF रिगार्डिंग ये जो करंट बजट है। तो यहाँ आपको वो डिसीजन मेकिंग नहीं नजर आ रही कि जो इमरान खान जाते हुए अपनी हुकूमत से यानी कि जाने से पहले कर गया था, कि बिल्कुल ही मुल्क को खाई के अंदर फेंक के IMF के मुआहदे को रद्द करके बल्कि यू टर्न लेके वो चला गया था। तो हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं फ्रेमवर्क्स के अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आमिर रज़ा साहब, मामला यह है कि अगर मैं सादा ज़बान में आवाम के समझने के लिए पूछूं, पिछले एक साल में इकॉनमी जो कि पिछली हुकूमत इनको बहुत बुरी हालत में देकर गई है, जो कि बार बार ये हुकूमत कहती भी है, लेकिन उसको कुछ बेहतर करने में कामयाब रही है ये हुकूमत। यदि पिछले एक साल में इकॉनमी बेहतर हुई है, बदतर हुई है, वहीं खड़ी है, कैसे आप इसको देखेंगे? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि बद से बदतर हुई है। अगर आपका 38% इस वक्त इन्फ्लेशन आपको हुवर कर रहा है ना, वो 38% के करीब, पिछले 11 महीने का देखें तो बुलंद तरीन सतह पे 20 महीने का मतलब 20% से ऊपर का एवरेज आपका आ रहा है। फिर आप देखें कि शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आपका पिछले माह 3-4 हफ्तों में मुसलसल 45% से ऊपर था। ये तो इन्फ्लेशन की बात हो गई। फिर आप ये देखें कि जनाब और फिगर्स आप देखें कि रेवेन्यू कलेक्शन में जितना हम जमा करते हैं उसके पहले 9 माह के जो फिगर्स आए थे उसका 55.5% तो आपने डेट सर्विसिंग में दे दिया था। तो आपके पास मुल्क को चलाने के वो नहीं बचते, मतलब है कि आपके पास वसाइल नहीं है। अच्छा, जो इतमाद दे सकते थे मार्केट्स को वो आपको नहीं होता हुआ नजर आया। आप खुद देखें कि जो तनकीद की आवाज उठ रही है इसहाक डार साहब की पॉलिसीज पर, वो खुद उनकी पार्टी से उठना शुरू हुई। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बेल्ट टाइटनिंग की, उसके बाद आप देखें उनको जिस तरह से निकाला गया। उसके बाद फिर इसहाक डार ये वादा करके आए कि जी मैं करेंसी को स्टेबलाइज करूंगा, लेकिन जाहिर है कि वादे सबको पता था, क्योंकि अगर आपको करेंसी को अपना मजबूत करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव हालात होने चाहिए, आपकी मैशत होनी चाहिए, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए। जादू मंत्र तो ठीक नहीं होता। तो वो आप देखें कि फिर उसमें मजीद लोगों में बदइतमादी फैली, मार्केट्स के अंदर एक इंतशार की कैफियत मैं कहता हूँ हुई है। तो उसका मजमूई तौर पे अगर आप देखें कि आज जो है हमारा मकामी बिजनेसमैन जो है वो सरमायाकारी बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप फिगर्स उठा के देखें, बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल मतलब है ना होने के बराबर है। उसी तरह जो आपका प्राइवेट सेक्टर का डेट जो था वो आपके इंटरेस्ट रेट इतने हाई हो गए कि वो बिल्कुल क्राउड आउट हो गया। 2% अगर माजी से मुकाबला करें तो 2% जो है वो रह गया है। 98% जो है वो कमी आई है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर डेट लेने के अंदर। तो आप जो भी शायद देखें, फिर आप देखें कि ये अभी इन्होंने बड़ा दावा किया कि जी हमारी ग्रोथ जो है वो 0.3% के करीब है। उस पर जो है हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट डाउट का इजहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये कि पहले हमें बताया गया था कि जी लाइव स्टॉक जो है 2023 जो हमारे सैलाब आए थे उसमें बर्बाद हो गया, लेकिन इन्होंने जो लाइव स्टॉक का फिगर दिया वो पिछले बरस के मुकाबले में ज्यादा था। 3.38 मेरे ख्याल में दिया इन्होंने इस साल का, ठीक
ठीक है ना। अब सबको पता है कि जब आपके इतने सारे वो मतलब है कि लाइव स्टॉक का नुकसान हो जाए तो फिर कैसे आप ये फिगर दे रहे हैं, तो लोगों को शक शुबा है। आपने कहा जी एजुकेशन सेक्टर 10% बढ़ा है आपका, और जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 9% ग्रो किया है, जबकि लार्ज स्केल आपकी गिरी है 25%। तो जो इन्होंने आदाद शुमार दिए जिसमें हमेशा से इसालदार पे तनकीद होती रही कि जी फजिंग होती है, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, तो लोगों को इत्मीनान नहीं है। फिर जो IMF से डील किया गया है वो एक धमकी आमेज रवैया उन्होंने अपनाया है। एक जो फिनेस होती है आपको डील करने के लिए मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ, बायलैटरल के साथ, वो आपको होती हुई नजर नहीं आई है। मैं हमेशा कहता हूं कि सागदार इज नॉट अ प्रो रिफॉर्म फाइनेंस मिनिस्टर। आप मुझे बताएं इनकी पॉलिसी का इन्हिसार अभी तक 13 महीने में बैग एंड बोरो पर है। क्या इन्होंने इस्लाहात की हैं, क्या किन इस्लाहात का इन्होंने खाका दिया, लॉस मेकिंग इदारों के लिए क्या सोचा इन्होंने, एनर्जी सेक्टर राइट सर। आमिर साहब बिल्कुल सही है। मैं दो एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो अशफाक तोला साहब के सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं खुर्रम शहजाद साहब के पास आता हूं। अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, आप वज़ीर मुमलिकत हैं और चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन। बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हमारे सामने एक बड़ी परेशानी है कर्ज़ों की वापसी कार्ड, 25 अरब डॉलर हमने एटलीस्ट हमें चाहिए बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए, ये कैसे मैनेज हो पाएगा और रीशेड्यूलिंग का जो है उसके इम्कानात कितने देख रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप माशाल्लाह बड़े मजे हुए साहब हैं। आप ये बताएं मुझे कि क्या ये पहला साल होगा कि जिससे 25 बिलियन डॉलर 25 बिलियन डॉलर में से ये हर सालों का होता है। ये तो लकीली पिछले 3-4 साल तक क्योंकि कोविड की वजह से इनको मॉरिटोरियम मिल गए थे और IMF के नए कर्जे नहीं आए और इनको रैपिड फाइनेंसिंग मिल गई, इनको वर्ल्ड बैंक की ग्रांट मिल गई थी, इसलिए वो सारी फ्लोटिंग एंड सर्वाइवल हो रहा था। और दूसरी बात ये है, मैं आपको ये कहूंगा कि ऐसी ये 25 बिलियन डॉलर को सूखे हमारा कोई करंट अकाउंट डेफिसिट नजर नहीं आ रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट तो 4 से 5 बिलियन डॉलर होगा। तो ये कौन कहता है कि 25 बिलियन डॉलर हमें आगे पीछे करने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। और इसमें से भी एक बात याद रखिएगा हजरत कि ये जो लोग कहते हैं कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कोई डिफॉल्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान बिल्कुल अपने कर्जे अपने टाइम पे करेगा। जैसे 6 महीने से आप देख रहे हैं, 1 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान इस डेट को डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान उस डेट को डिफॉल्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि इंटरनली भले ये जितने भी हमारे दोस्त यार ये कहते आ रहे हैं आपको कि जी डिफॉल्ट करेगा और तारीखें भी दे देते हैं, कोई कह देता है श्रीलंका बन जाएगा। सर पाकिस्तान कभी श्रीलंका नहीं बनेगा। और एक बात और भी मैं आपको कह देता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो बाहर से लोग हैं अब वो नहीं कह रहे कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, अब वो कहते हैं पाकिस्तान ऑनर करेगा और पाकिस्तान ने ऑनर किए हैं। इस वक्त हमारे पास हमने 4.5 अरब डॉलर नेट पेमेंट की है इस वक्त अपने कर्जों की मद में। और आज मैं आपको बता देता हूँ आज जो इस सिचुएशन में हम पहुंचे हैं इसकी वजह भी आप जान लीजिए। आपको ये पता होगा कि 21 के बजट में 21-22 के बजट में हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्ट किया था वो था हमारा 8 बिलियन डॉलर। आप किताबें पढ़ लीजिएगा उनकी, आपको मिल जाएंगी। ये मैंने फोरवॉर्न किया था मीडिया के अंदर आके कि ये गलत एस्टीमेट है, ये अगर इस तरीके से आप करेंगे ये 16 अरब से ऊपर जाएगी। मैं अगर आप कहते तो आपको मैं क्लिप भी भेज देता हूँ, आपने भले प्रोग्राम में भी चला दीजिएगा। और उस वक्त ये नहीं माने, शौकत तरीन साहब थे, नहीं माने और उसका नतीजा ये निकला कि 3 महीने के अंदर आप 8 बिलियन डॉलर पे थे और 5 महीने के अंदर आप नवंबर तक आप 10 बिलियन डॉलर पे ऑलमोस्ट पहुंच गए और आपको IMF के पास भागना पड़ा। जब आप IMF के पास भागे तो वहां पर आपने उनकी हर शर्त मानी, शर्त मानने के बाद आपने मिनी बजट लिया, मिनी बजट देने के बाद आपने उस पे यू टर्न किया और यू टर्न करने के बाद आज पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जगह छाई हुई और आज ट्रस्ट डेफिसिट हमारे पास है। जब भी हम जाते हैं किसी भी के पास तो बोलते हैं यार आप अपना कमिटमेंट पूरा करोगे। एक तो ये सवाल आता है। टोटल आप देखें अशफाक साहब एक छोटा सा ज़मीनी सवाल और फिर मैं IMF की तरह बात करना चाहता था आपसे। आपने कहा कि कोई पाकिस्तान के लिए नई सिचुएशन नहीं है कि हमें 25 अरब डॉलर की जो अदायगियों का सामना है, पहले भी आप कहते हैं कि ऐसा होता रहा है, लेकिन नई बात से शायद इस दफ़ा ये है कि पहले हमारी जेब में को 12, 14, 16 अरब डॉलर होते हैं अपनी इकोनॉमी को भी चलाने के लिए। इस दफ़ा हमारे पास है ही 4 अरब डॉलर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में। तो ये एक नई सिचुएशन भूल गए हैं सर, आप शायद भूल गए। आप 2012-13 का जरा निकाल के देख लें स्टेटमेंट, खुर्रम शहजाद को तो पता होगा कि सामने फिगर्स होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। मेरे पास अभी मेरा कंप्यूटर खुला हुआ था तो मैं आपको बता देता कि कितने रिजर्व थे। देखें उस वक्त भी ये कहा जाता था कि जी पाकिस्तान 2 महीने में डिफॉल्ट कर,
हाँ। उस वक्त भी अल्लाह के फजल से हमने नहीं किया था। हम IMF के प्रोग्राम में गए थे। और ये मत भूलें आप, मुझे आज कोई ये बता दे, कोई हकीम आए और मुझे ये बता दे कि उस मईशत का क्या होगा कि जो आपकी ग्रोथ एवरी ईयर 1% पे और एवरेज 4% पे जा रही, उस मईशत का क्या होगा कि जिसके पास $48 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सामने खड़ी हुई थी, CPEC, जिसको आपने रोल बैक करके 4 साल पीछे कर दिया। उस मईशत का आप मुझे बताएं कौन जवाब देगा जहाँ टैक्स टू GDP आपका बढ़ रहा था, आपकी टैक्स रेवेन्यू डबल हो गई थी। आप ये बताएं ना मुझे, वो जो ईगोस के चक्रों में उस ग्रोथ को हमने रोक दिया। वो वाहिद प्रोग्राम था IMF का जिसका क्रिस्टिना लेगार्ड ने खुद ने कहा कि नहीं जी मैं तारीफ करती हूँ, पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आप मुझे बताएं, आपने उस दौरान $1.88 बिलियन स्टेट बैंक के रिजर्व में खरीद के मार्केट पे इजाफा किया। आपने स्टेट बैंक में ₹1 भी मार्केट में नहीं दिया ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ IMF प्रोग्राम। तो सर ये क्रेडिट थे, ये क्यों मना हो गए, ये सारे जाया क्यों हो गए? हमें उस चीज को सोचना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी हम अगर नहीं देंगे ना हमारी पॉलिसीज को, हाँ। यस मैं मानता हूँ उस चीज को कि हम भरे इस वजह से कि हमने कंसिस्टेंसी नहीं दी, फिर हम डिले करते हैं। अभी भी देखें 9th रिव्यू हमारा कंप्लीट है, अभी भी हमारे कुछ नक्काद हैं इंटरनली, वो हमें ये कहते हैं कि नहीं जी आप फौरन जाएं और IMF से ये प्रोग्राम ले लें। तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं। सर रुकावट क्या है? भी ये सारी कंडीशनें ही पूरी की हैं, जाहिर बात है। रुकावट क्या है अभी IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल में? क्या रुकावट है सर? सर वो इनकी कंडीशनें है कि जी आप अपफ्रंट $6 बिलियन का आप लेके आए कमिटमेंट। हमने ये इनको कहा था कि जी 3 बिलियन आप हमसे ले लें, 1.5 बिलियन या मेरा ख्याल है 2 बिलियन का था। हमने कहा जी आप SLA साइन कर दे, तमाम बैंक जिनको हमने रीपे किए हैं $4 बिलियन के करीब, उनमें से वो रोल ओवर करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं आप SLA देंगे। अब वो ये होता है कि चिकन वाला मसला चल रहा है, यही है कि और अब फिर उसके बाद उनकी अगर कोई जमीनी कंडीशन आई है तो मुझे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादातर आपको पता है टैक्सेशन मेजर्स और FBR को डील कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी कंडीशन का अभी इतना इल्म नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आप 2-3 चीज़ें जो हैं वो अशफाक तोला साहब की गुफ्तगू से भी हमारे सामने आई हैं, और फिर टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है मैं खुर्रम शहजाद साहब के सामने और फिर बाकी मेहमानों के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। खुर्रम शहजाद साहब, अब टैक्स कलेक्शन का जो हदफ हम मुकर्रर कर रहे हैं, IMF कहता है कि आप रखिए 9800 अरब का, हम चाहते हैं कि 9200 अरब का रख लें, लेकिन पिछली मरतबा 7400 अरब का रखा था, वो पूरा नहीं हो सका, और अभी हम शायद 5600 के करीब फिर रहे हैं, और हमें अगर टारगेट के करीब जाना है और लग नहीं रहा कि शायद हम उसके करीब जा सकेंगे या उसको पूरा कर सकेंगे। मेरा सवाल यह है कि हम हर साल इस पर बहुत बहस करते हैं कि नए लोगों को टैक्स नेट में लाएँ, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो अगर आप नए लोगों को टैक्स नेट में नहीं ले आते हैं फिर तो शायद ये 9800 से भी ज़्यादा हो सकती है। कलेक्शन सख्त तो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, लेकिन अगर ये नहीं ला पाते तो फिर ये रियलिस्टिक अप्रोच लगेगी आपको, ये वाला फिगर जो हम अगले साल के लिए टारगेट सेट करने जा रहे हैं? देखिए ये एक टफ जॉब होगी डेफिनेटली, क्योंकि ग्रोथ जो है अगले साल भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, और लेट्स से अगर 3 से 4% भी एक्सपेक्टेड होती है तो आपकी महंगाई की शरह तकरीबन कोई 18%, 15 से 18% रहेगी, जो कि स्टिल बहुत हाई होगी। और उसके साथ अगर आप देखें तो टोटल ग्रोथ बनती है कोई 22-23% की, और अगर आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो वो फिर 40% से ज़्यादा की बनती है। अगर 9.8 की बात करते हैं हम ट्रिलियंस की, या 9.2 की करते हैं तो 31% की ग्रोथ बनती है। तो टैक्स टारगेट अचीव करना इतना आसान नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस हम ग्रोथ किसी तरह बढ़ाएं इकोनॉमी में, और सस्टेनेबल बेसिस पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट आए, और वो ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करके होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनमें कुछ हमें चेंजेस नजर आए तो फिर पॉसिबल होगा। कैपिटल सस्ता हो तो फिर पॉसिबल होगा। उसके साथ साथ फिर नए एरियाज़ हैं जो कि बहुत अरसे से बात हो रही है लेकिन उस पर काम नहीं होता। रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये 2 बड़े सेक्टर हैं जो कि 40% इकोनॉमी का कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इकोनॉमी में 40% हिस्सा है इनका, और टैक्स में से 2% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, और बाकी जो 60% है इकोनॉमी का, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बाकी 98% है। तो ये जो डिसबैलेंस है ना टैक्सेशन के अंदर, इसको सीधा करना होगा कि जहाँ टैक्स लगाना वहाँ लगाएं, और एक्चुअली फॉर्मल सेक्टर पे टैक्सेस को कम करें, बर्डन को। सुपर टैक्स लगा दिया है, टर्नओवर टैक्स है, नए टैक्सेस की बात हो रही है, अब रिजर्व टैक्स की बात हो रही है, इन सब टैक्सेस को नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, फिर सेल्स टैक्स को कम होना चाहिए। तो इन सब इस तरफ फॉर्मल सेक्टर पर टैक्सेस कम करें। जो मैंने एरियाज बताए, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है,
फिर एग्रीकल्चर है, रिटेल है, इस पे टैक्सेस को जो है इम्प्रूव करें और फिर एट द सेम टाइम अपने खर्चे कम करें। खर्चे मेन इशू है, टैक्सेस इतना बड़ा मसला नहीं है, टैक्स हर बंदा देता है, बिजली के बिलों में भी इंसान टैक्स देता है, यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनेट पे भी टैक्स देता है, फोन की टॉपअप करने में भी टैक्स देता है और 30-40 खर्चे कम करने से क्या मुराद है आपकी? और आप एक कॉफी भी लेते हैं उस पर भी टैक्स होता है। कहाँ मार्जिन है खर्चे कम करने का? मैं आपको बताता हूँ देखें, सबसे बड़ा जो है ना वो आपका एनर्जी का डेफिसिट है इस वक्त। एनर्जी में आपका जो करंट आपका जो सर्कुलर डेट है वो 2500 अरब रुपए का है, गैस का सर्कुलर डेट 1500 अरब रुपए का है और हर साल उसमें 1 ट्रिलियन रुपया 500-800 बिलियन ऐड हो जाता है। तो इसको आप कम करें, सब्सिडीज को कम करें, सब्सिडीज को डायरेक्ट दें रादर देन ये कि क्रॉस सब्सिडीज दें कि मैं एक बिजनेस को सब्सिडी दे रहा हूँ वो आगे एग्रीकल्चर को दे रहा है, एग्रीकल्चर और आगे जो है मैन्युफैक्चरिंग को दे रहा है। ये क्रॉस सब्सिडीज खत्म करें। 1700 ट्रिलियन रुपए का 1700 बिलियन रुपीस का जो है वो सब्सिडीज का अमाउंट है जो हर साल जा रहा होता है। इलीट्स को कह लें या जो भी सेक्टर को कह लें, कॉर्पोरेट्स को कह लें, सब मिल के इसमें हैं। फिर इसके साथ साथ एसओईज जो हैं, पब्लिक स्टेट ओन्ड एंटिटीज जो हैं, इनके लॉसेस को कम करें। लॉसेस कैसे कम हो सकते हैं? देखिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए लेकिन प्राइवेटाइजेशन अनफॉर्चुनेटली एक पूरे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमी नीचे जा रही हो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो और आप कहेंगे जी कोई आके हमसे एसेट्स ले लेगा, वो भी लॉस मेकिंग में। आपको करना ये चाहिए कि जब आपके इस तरह के हालात चल रहे हो उस वक्त आप एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर सीधा कर दें। जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, 212 कंपनीज हैं, उसके अंदर हार्डली जो है ना अगर 11-12 सही से बड़ा प्रॉफिट देती है वो 11-12 हैं और बाकी ज्यादातर मेजॉरिटी लॉसेस में। तो इनको आप अच्छे बोर्ड्स डालें, अच्छी मैनेजमेंट डालें, इनको इंडिपेंडेंट करें, इनके अंदर सीईओज अच्छे लेकर आए तो उनके एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर सीधा करें। जब इकोनॉमी थोड़ी चलना शुरू होगी तो फिर इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा कि हाँ अब ये कंपनीज को मैं प्राइवेटाइज कर सकता हूँ या बाय कर सकता हूँ। फिर तीसरी चीज पेंशन है आपकी, 1.3 ट्रिलियन का पेंशन का मसला है आपका, उसको आप हल करें, कॉन्ट्रीब्यूटरी बनाए उसको, रादर देने कि सिर्फ गवर्नमेंट उसको करती रहे और अपने सिविलियन रिफॉर्म्स लेकर आए जिसमें आप 5 मिलियन 5.5 मिलियन से ज्यादा वर्क फोर्स है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट तो ब्यूरो बना हुआ है जो है वो एम्प्लॉयमेंट चलाने का, इसको कम करें आप। इसको कम करेंगे आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी भी आएगी आपकी। जो है वो 500 अरब रुपए की फेडरल गवर्नमेंट जो है चलाती है अपने आप को, वो भी कम करे, काटे। मेरा लास्ट पॉइंट है, इतनी मिनिस्ट्रीज रखी हुई है जो कि डुप्लीकेशन है आपकी प्रोविंसेस के साथ। फिर कर्जों को और डिफेंस को एडजस्ट करे प्रोविंसेस के साथ। ये सारी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ये सब कब होगा? ये जब भी इसको करेंगे फिर आप देखेंगे कि चेंज आना शुरू होगा, बेहतरी आना शुरू होगी। IMF खुद कहेगा कि हाँ अब जो है ना कमिटमेंट नजर आ रही है, रिफॉर्म नजर आ रहे हैं और सबको एक पेज पे बैठना है। लड़ते रहेंगे आपस में, ये कुछ नहीं होगा। मुल्क जो है वो चैलेंजेस का सामना करके बहुत हालत खराब हो जाएगी, हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे निकलना। आज निकल सकते हैं। आप जो समझते हैं ये सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है सर। बड़ी ज़बरदस्त तजावीज़ आपने दी हैं। लेकिन मैं राना एहसान साहब, आप अभी तो इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने आएगा तो हमें कुछ मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी कि टारगेट्स हमारे जो थे पिछले साल के, हम क्या अचीव कर पाए हैं। लेकिन कई चीज़ें तो हमारे सामने हैं, जैसे पिछले मरतबा इन्फ्लेशन का जो हमने टारगेट है वो 11.7% रखा था, लेकिन 11.5% रखा था, लेकिन इस मरतबा वो 38% पे इन्फ्लेशन चली गई है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट्स सुकड़ गई हैं, कारोबार सुकड़ गया है, इंडस्ट्री तकरीबन जो है वो माइनस में गई है या बंद हो गई है, काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट्स हमारी काफ़ी नीचे गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक अप्रोच होगी उन लोगों पर मजीद कर्जों का बोझ डाल के 9200 अरब या 9800 अरब के कर्जा के टैक्सेस इकट्ठे करना, जिनका ना कारोबार चल रहा है और जो इन्फ्लेशन से पहले परेशान है और जिनका रुपया डिवैल्यू हो गया? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी की टर्म्स में इम्प्रूव हुआ है पिछले साल की बनिस्बत। तो इसका ये मतलब है कि हमने अपना फिस्कल डिसिप्लिन बेहतर किया है। अच्छा, दूसरा ये कि आपको मैंने बताया जो ओवरवेलमिंग फैक्टर है वो डॉलर की लिक्विडिटी का है। ये सारे जो आपने बताया कि ये महंगाई जो है डीवैल्यूएशन के ज़रिए भी हुई, कमोडिटी सुपर साइकिल दुनिया में चल रहा था जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान को भी आया, तो वो उन सब ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जो हमें जो रास्ता अभी जो शॉर्ट टर्म में रास्ता है वो वही है कि IMF का मुआहदा जो है वो बहाल हो और हम उसको कंटिन्यू करें IMF के प्रोग्राम को। तो वो उसी डायरेक्शन में हुकूमत चल रही है। बाकी ये सच है कि मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग नहीं करेगा तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आपको एक्सपेंशन नहीं नज़र आएगी। लेकिन अभी जो क्राइसिस है वो ये है कि आप 4, सवा 4, 4.5 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के और यानी कि 10 अरब डॉलर के रिजर्व्स पे आप खड़े हैं, जो कि आपको बिल्डअप करने 16, 17, 18 अरब डॉलर पे लेके आने ओवर दिस कमिंग ईयर।
तो ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस के अंदर इनको जिस बेहतरीन तरीके से हल किया जा सकता है उस तर्ज पे हुकूमत चल रही है। सही है, चलिए बिल्कुल ठीक है। आमिर ज़ा साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस बजट से? ये बजट के जो अभी तक इंडिकेशन आए एक्सपेंशनरी बजट होगा, लेकिन जो रिफॉर्म की बात हो रही है ना, इसमें जो मेरे ख्याल में हमेशा हम कहते हैं जी हमारा टैक्स नेट बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता। हमारा एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि कुछ चीज़ें प्रोविंसेस के पास हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोविंसेस के पास है, उनको एनएफसी से इतने पैसे मिल जाते हैं, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि जनाब वो अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं या उसके अंदर मजीद कंट्रीब्यूट करें। तो एक तो मतलब है कुछ चीज़ों को हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि जी क्या फेडरल गवर्नमेंट के पास वो चीज़ें दोबारा आएँ। फिर आपको अगर टैक्सेशन के निज़ाम और ये जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बहुत सारे एनालिस्ट का ये कहना है कि जी एनएफसी अवार्ड को जिस तरह से बनाया गया है उसमें डे वन के से ही आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं होते मुल्क को चलाने के लिए, क्योंकि जितनी मतलब है आमदनी है वो तो आप प्रोविंसेस को दे देते हैं, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफेंस की हो गई, डेट सर्विसिंग की हो गई, वो फेडरेशन के पास होती है। तो उसको भी रीथिंक करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल में खुर्रम भी उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि जनाब उसमें जब तक आप प्रोविंसेस का हिस्सा नहीं डालेंगे कि ये प्रोविंसेस भी तो जिम्मेदारी लें डेट सर्विसिंग के लिए और डिफेंस के लिए, या तो फिर आप इसकी साख को बदलें कि जो एनएफसी के हिसाब से जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी जैसे फिगर सोचने की बात है कि जो आप टोटल वो रेवेन्यू कलेक्ट किया है जो पहले 9 माह का, अगर आप देखें ना, अगर आपने 55.5% दे दिया इसको डेट सर्विसिंग को और बाकी 57.6% आपने एनएफसी को दे दिया, तो आप तो शुरू ही माइनस में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका ये मुल्क अनसस्टेनेबल हो गया है। हमें एक बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर आपको 21% ऑफ द जीडीपी है, और उसका आप कंट्रीब्यूशन देख लें कि टैक्सेशन में कितना है, और वहां पर मतलब है कि हमारे यहाँ जो है, और जितना उसको सपोर्ट प्राइस के हिसाब से या और आप उसको सब्सिडीज दे रहे होते हैं वो क़यामत है। तो आप जो है उन्हीं लोगों को टैक्स कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर का गला घोट रहे हैं, उसमें ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है सर कि नए लोगों को टैक्स नेट में लाना ये एक चैलेंज बन जाता है हुकूमत के लिए, और वो नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया बहरहाल तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।